नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, करीब 4 साल पहले दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2020 तक के बीच खतरनाक दंगे हुए थे, जिसमें करीब 53 लोगों की जान चली गई थी। देश की राजधानी दिल्ली में 4 दिनों तक चले इन दंगों में जान माल का भारी नुकसान हुआ था। यहां तक कि कई लोगों के घर और दुकानें भी जला दी गई थी। दिल्ली पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि मरने वालों में 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे, लेकिन इन दंगों के पीड़ितों और उनके परिवार वालों की न्याय की लड़ाई आज भी जारी है। दोस्तों, दंगों के दौरान दिल्ली के करदमपुरी इलाके में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस की वर्दी में कुछ लोग 5 लड़कों को डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में ये लोग उन लड़कों को जन गण मन और वंदे मातरम गाने के लिए कह रहे थे और ये वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। ऐसी ही वीडियोज की वजह से दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए थे। बताया जा रहा है कि वीडियो में जिन 5 लड़कों को पुलिस पीट रही थी, उनमें से एक फैजान नाम का लड़का भी था, जिसकी 26 फरवरी 2020 को मौत हो गई थी। जब प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी बीबीसी के रिपोर्टर करदमपुरी के तंग इलाकों से होते हुए फैजान के घर तक पहुंचे, तो घर पर फैजान की मां मिली। घर के हालात दिखाते हुए फैजान की मां ने बताया कि फैजान की कमाई से ही उनका घर चलता था। वो बाकायदा रिपोर्टर्स को उस जगह ले गई जहां उसने दावा किया है कि उनके बेटे को पीटा गया था पुलिस द्वारा। फैजान की मौत कैसे हुई और उनका मामला कहां तक पहुंचा, इस सवाल पर फैजान की मां का कहना है कि 4 साल हो गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक दिन पुलिस वाले आए थे और कहने लगे कि बयान बदल दो। फैजान की मां का आरोप है कि उस घटना के बाद पुलिस फैजान को पहले अस्पताल लेकर गई, फिर एक रात उसको ज्योति नगर थाने में रखा गया। उसके बाद अगले दिन पुलिस ने उनको कहा कि अपने बेटे को ले जाइए और 26 फरवरी को फैजान की मौत हो जाती है। जब फैजान का मामला कोर्ट पहुंचा तो पुलिस की ओर से कोर्ट में दिए दस्तावेज के मुताबिक फैजान के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया था। वो अपनी मर्जी से थाने में रुका था। अब आप खुद सोच कर देखिए आप लोग कि कितना पसंद करेंगे कोई अपनी मर्जी से किसी थाने में रुकना। खैर, 4 साल बाद भी इस केस में पुलिस की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। बेटे को इंसाफ ना मिलता देख फैजान की मां ने साल 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई। फैजान की मां का कहना है कि उनके बेटे के गुनहगारों को सजा होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में फैजान की मां का केस वकील वृंदा ग्रोवर लड़ रही है और उनका भी कहना है कि केस में गिरफ्तारी तो दूर की बात है, अब तक पुलिस वालों की पहचान तक नहीं हुई है। दोस्तों, कुछ एक मामलों को छोड़कर यह हकीकत है कि तकरीबन पूरे हिंदुस्तान की पुलिस का रवैया एक जैसा ही पाया गया है। इनका प्रोसीजर भी मिलता जुलता होता है। पहले शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते हैं और अदालत में कहते हैं कि हिरासत में पूछताछ की सख्त जरूरत है। दिल्ली में हुए दंगों के केस में भी कुछ ऐसा ही रवैया देखने को मिला पुलिस का, और हर चीज इतनी ज्यादा ढीली चल रही है कि हर तारीख पर कोर्ट के सामने एक नई कहानी पेश कर दी जाती है। यहाँ इस केस में मुश्किल यह है कि एक साधारण गरीब तबके के मुसलमान लड़के की हत्या हुई है, पुलिस पर ही आरोप है और पुलिस को ही उसकी जांच करनी है। अब उस दिन कौन ड्यूटी पर था, इन सब के कागजात पुलिस के पास होते हैं और उसमें आसानी से जांच करके 1 मिनट में यह बताया जा सकता है कि कौन उस दिन ड्यूटी पर था, लेकिन नहीं, पुलिस जांच कर रही है। फैजान मामले में पैरवी कर रही वकील वृंदा का कहना है कि अगर ये जांच इसी तरह से चलती रही तो अगले 6-7 साल तक ऐसा ही चलती रहेगी। इसमें विशेष जांच टीम की जरूरत है। दिल्ली पुलिस के बस का ये सिस्टम नहीं है, क्योंकि उन्हीं के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व बताए गए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये जरूरी है कि थाने में सीसीटीवी कैमरा हो, लेकिन इस मामले में पुलिस का कहना है कि उस वक्त पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा जो था वो काम नहीं कर रहा था। खैर, यह कहानी हर उस केस में मिलती है जिसमें आरोप पुलिस पर होगा और पीड़ित को अवैध रूप से थाने में बंदी बनाया गया होगा। दोस्तों, फैजान का पड़ोसी कौसर अली भी उसी वीडियो में पिटते हुए लोगों में से एक था और उसका कहना है कि उस दिन की याद आज भी उसके शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। उस दिन जो हुआ था उसके बाद मुझे आज भी पुलिस से डर लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं फिर से पुलिस मुझे उठाकर ना ले जाए। मैं चाहता हूं कि गुनहगारों को सजा मिले। दोस्तों, ये भी कोई नई बात नहीं है। लाखों केस मिल जाएंगे जिसमें पुलिस अवैध तरीके से आम आदमी को उठा ले जाती है और उसका उत्पीड़न करती है। इतना ही नहीं, अब तो कस्टोडियल डेथ होना भी आम बात हो गई है और दुख की बात यह है कि ऐसे कृत्यों पर किसी पुलिस अफसर की कोई जवाबदेही नहीं होती। ना ही इस चीज पर कोई नेता बोलने को राजी है और ना ही कोई अफसर। आपको पता है कि दिल्ली दंगों के इस केस में दिल्ली पुलिस पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि उस वीडियो में फैजान और कौसर सहित 5 लोगों को पीटते नजर आ रहे लोग पुलिस वाले ही थे, बल्कि दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा है कि उस वीडियो में नजर आ रहे पुलिस वालों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
दोस्तों इस मामले में पीड़ित पक्ष की दलील अदालत में पूरी हो चुकी है और अब पुलिस को अपनी दलीलें पेश करनी है। कहा जा रहा है कि जब कुछ मीडिया वालों ने दिल्ली दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी के चीफ आईपीएस राजेश देव से बात करने की कोशिश की इस मामले को लेकर, तो उन्होंने मामला कोर्ट में होने का हवाला देते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। दोस्तों पुलिस ने दंगों से जुड़े करीब 758 एफआईआर दर्ज किए हैं, जिसमें अब तक करीब 2619 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन 2619 लोगों में से 2094 लोग जमानत पर बाहर हैं। अदालत में सिर्फ 47 लोगों को दोषी पाया गया और 183 लोगों को बरी कर दिया गया। वहीं करीब 75 लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत ना होने के कारण कोर्ट ने उनका मामला रद्द कर दिया। दोस्तों दिल्ली दंगों की एक और घटना में उत्तर पूर्वी दिल्ली के खुरेजी में सीएए प्रदर्शन जहां हो रहा था, उसके आसपास की जगह पर पुलिस की वर्दी में कुछ लोग सीसीटीवी कैमरे तोड़ते नजर आ रहे हैं और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। अब सवाल उठता है कि क्या इस मामले में उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? दोस्तों दिल्ली दंगों से जुड़े कई सवालों में पीड़ित पक्ष के वकील महमूद प्राचा का कहना है कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ उन मामलों में भी एक्शन नहीं हुआ जिनमें उनका नाम आया है। जिस तरह से एक जनहित याचिका में कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस की जांच की रफ्तार सारे ही मामलों में धीमी है। आपको याद होगा कि दिल्ली दंगों के दौरान रतनलाल नाम के एक दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की भी हत्या हुई थी। दोस्तों हेड कांस्टेबल रतनलाल के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक करीब 24 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 10 लोग जमानत पर रिहा हो गए हैं। रतनलाल केस में पिछले साल 2 लोगों को मणिपुर और बेंगलोर से पकड़ा गया था। इस केस में पुलिस ने 5 चार्जशीट फाइल की है, लेकिन ट्रायल अभी तक इस केस में भी शुरू नहीं हो पाया है। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 11 अभियुक्त फिलहाल गिरफ्त में हैं। अंकित शर्मा का शव चांदबाग के एक नाले में 26 फरवरी 2020 को मिला था और चार्जशीट के मुताबिक उनके शरीर में 51 चोटें थी। खबरों के मुताबिक इस केस में एक अभियुक्त को दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर 2022 में तेलंगाना से गिरफ्तार किया था। पिछले साल मार्च में अदालत ने अभियुक्तों पर आरोप तय किए और अब गवाहों के बयान सुने जा रहे हैं। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच का कहना है कि दिल्ली दंगों के पीछे एक गहरी साजिश थी, जिसकी नींव 2019 में सीएए और एनआरसी के विरोध में जो प्रोटेस्ट की गई थी उसका जिक्र भी इसकी एफआईआर नंबर 59/2020 में किया गया है, जिसकी तहकीकात क्राइम ब्रांच की स्पेशल सेल कर रही है। दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम में एक संशोधन पारित किया, जिसके तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इसी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए थे। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब तक एफआईआर नंबर 59 में 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 6 लोग जमानत पर बाहर हैं और इस केस में भी अब तक मुकदमा शुरू नहीं हो पाया है। दोस्तों दिल्ली पुलिस जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड मानती है और उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में है। उमर खालिद पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए और इंडियन पिनल कोड के तहत आतंकवाद, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने जैसे कई आरोपों में कार्रवाई की गई है। दोस्तों यूएपीए के तहत जमानत मिलना बेहद मुश्किल काम है, इसलिए उमर खालिद की जमानत याचिका 2 बार 2 अलग अलग अदालतों से खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका मई 2023 से जनवरी 2024 तक लंबित रही, लेकिन एक बार भी उस पर बहस नहीं हो पाई। अब उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की अर्जी वापस ले ली है और उन्होंने वापस ट्रायल कोर्ट में जाने का फैसला किया है। उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास का कहना है कि करीब 15-20 दिन पहले उनकी अपने बेटे से बात हुई थी। ट्रायल में देरी पर उमर खालिद के पिता का कहना है कि आप सोचिए, बगैर ट्रायल के 3.5 साल बीत गए हैं, 4 साल से केस शुरू नहीं हुआ है। यह उत्पीड़न नहीं तो और क्या है। निचली अदालत में 1.5 साल जमानत पर बहस होने के बाद हम हाईकोर्ट गए। जमानत अर्जी पर 6 महीने बहस हुई, फिर 4 महीने ऑर्डर रिजर्व रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मई 2023 में केस लिस्ट हुआ और 14 बार लिस्ट हो चुका है, लेकिन हर बार स्थगित हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह पूरा केस मनगढ़ंत है। जब इसका ट्रायल होगा तो पुलिस कैसे अपनी दलील पेश करेगी, अपनी सफाई पेश करेगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उमर खालिद के पिता का कहना है कि उनको आज भी देश की न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। दोस्तों इन 4 सालों में कई बार अदालत में सुनवाई के दौरान ऐसे मौके आए जब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर सख्त टिप्पणी की
और उनकी जांच के स्तर को बेहद खराब बताया। अगस्त 2023 में दयालपुर पुलिस थाने के एफआईआर नंबर 71/20 के केस में 3 लोगों को दंगा फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसी मामले में सुनवाई करते हुए कड़कड़डुमा कोर्ट में जज ने कहा था कि इन घटनाओं की ठीक से और पूरी तरह से जांच नहीं की गई है। मामले में चार्जशीट पूर्वाग्रह और गलत तरीके से दायर की गई है ताकि शुरुआत में हुई गलतियों को छिपाया जा सके। दोस्तों, इन 3 लोगों पर पत्थर फेंकने, गाड़ियों में आग लगाने, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप थे। उसके बाद सितंबर 2021 में दिल्ली के कड़कड़डुमा अदालत में जज विनोद यादव ने इन तीनों लोगों को बरी करते हुए टिप्पणी की थी कि आजादी के बाद हुए दिल्ली के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगे को अगर इतिहास देखेगा तो उसमें जांच एजेंसियों की नाकामी पर लोकतंत्र समर्थकों का ध्यान जाएगा और पाया जाएगा कि किस तरह से जांच एजेंसियां वैज्ञानिक तौर तरीके का इस्तेमाल नहीं कर पाई। दोस्तों, इससे पहले साल 2022 में 4 पूर्व जजों और भारत के एक पूर्व गृह सचिव ने दिल्ली दंगों का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और मीडिया की भूमिका पर भी सख्त टिप्पणियां की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज और सुप्रीम कोर्ट की वकील अंजना प्रकाश इस रिपोर्ट की सह लेखिका थी और उनका कहना है कि बहुत सारे गवाहों के बयान देर से दर्ज किए गए थे और अब दिल्ली पुलिस इन बयानों को अभियुक्तों के बयानों से मिलाने की कोशिश कर रही है। सोचिए कि ये एक मकड़ी का जाल है, लेकिन मकड़ी के जाल को ठीक से रखना मुश्किल है क्योंकि अगर एक सिरा भी टूटा तो जाल पूरा खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। दोस्तों, इसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कपिल मिश्रा जैसे बीजेपी नेताओं द्वारा दिए हुए भाषण के लिए कहा गया था कि उन्होंने भी लोगों को उकसाया था जिससे हिंसा भड़की थी। हालांकि अभी तक बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका डाल कर कहा था कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और ये याचिका अभी भी कोर्ट में लंबित है। वहीं दूसरी तरफ जुलाई 2020 में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और बाकी बीजेपी नेताओं के खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिसमें यह पाया गया हो कि उनके भाषण से दंगा भड़का हो। दोस्तों, दिल्ली पुलिस पर लग रहे तमाम आरोप और केस स्टेटस को लेकर दिल्ली पुलिस के एडिशनल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रंजय का कहना है कि अब तक की गई जांच कानून के तहत की गई है। जांच पूरी होने के बाद हमने कई मामलों में अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। चूंकि मामले की सुनवाई अभी जारी है, इसलिए ये माननीय अदालतों के दायरे में आता है। जिन मामलों में जांच जारी है उनमें हम फाइनल रिपोर्ट डालेंगे और दोषियों पर आईपीसी के तहत एक्शन लिया जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। दोस्तों, इन दंगों में कई लोगों की जिंदगियां उजड़ गई, साल दर साल बीत रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों की न्याय के लिए लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। मीडिया और नेताओं ने मिलकर इन दंगों को अलग अलग रूप देने की कोशिश की है, लेकिन इन सब बातों से परे पीड़ित हिंदू और मुसलमान दोनों ही वर्ग के लोग हैं। इंसानियत शर्मसार होती है ऐसे दंगों के कारण और समाज तंत्र दम तोड़ देता है जब कुछ नेताओं के बहकावे में आकर किसी भी प्रोटेस्ट को धार्मिक रूप दे दिया जाता है। सवाल सरकार से किया जाता है, लेकिन उसकी रिप्लाई देने के लिए जनता को भड़काया जाता है, धर्म के नाम पर बांटा जाता है ताकि राजनेताओं को जवाब ना देना पड़े। दोस्तों, सरकार से सवाल करना और प्रोटेस्ट करना देश के प्रत्येक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जब ऐसे प्रोटेस्ट में जवाबदेही से बचने के लिए सरकारी तंत्र और छुट भैया नेताओं का सहारा लिया जाता है, एक वर्ग को प्रोटेस्ट कर रहे वर्ग के सामने विरोधी बनाकर उकसाया जाता है, तब यह भीड़ दंगे का रूप ले लेती है। मैं मानता हूं रोड ब्लॉक करना गलत है, लेकिन सरकारी तंत्र भी कुछ कम नहीं है। उदाहरण के तौर पर अभी तुरंत के किसान आंदोलन को ले लीजिए। किसान दिल्ली आ भी जाएं तो क्या तकलीफ है, रामलीला मैदान में जगह मांग रहे हैं, लाखों लोग रुक सकते हैं वहां, सरकार क्यों नहीं आने दे रही? रहने दो रामलीला मैदान में। सरकार ने खुद रोड ब्लॉक करके सारा दोष किसानों पर मढ़ दिया ताकि सरकार को जवाब ना देना पड़े। दोस्तों, किसी भी दंगे का केस उठाकर देख लो, दंगे कैसे भड़के और किसने इन्हें भड़काया, इन सवालों के जवाब आपको नदारद मिलेंगे और कार्रवाई के तौर पर जेल में ठूस दिया जाता है प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को, जिनमें कई निर्दोष लोग भी शामिल होते हैं। दिल्ली दंगों में दंगे और उसकी जांच के दौरान पुलिस की भूमिका पर जिस तरह के सवाल उठे, उसे लेकर दिल्ली पुलिस ने क्या किया, ऐसे कई सवाल जिनके जवाब अब तक सामने नहीं आए हैं
और शायद कई साल बीत जाएंगे लेकिन आपको जवाब नहीं मिलेंगे। मेरा हर बार यही निवेदन होता है कि सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने की हर संभव कोशिश करती है। कहीं धार्मिक एंगल दिया जाता है तो कहीं जात पात के चक्कर में लोगों को उलझाकर आपस में भिड़ा दिया जाता है और फिर सरकार को जवाब देने की बजाय दंगे की शेड मिल जाती है और मुद्दा खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, इस समाज तंत्र को मत तोड़िए, बचिए इन राजनीति के भेड़ियाओं से, क्योंकि आज आप किसी का घर जलने पर ताली बजा रहे हैं तो कल को आपका भी घर ऐसी किसी हिंसा का शिकार हो सकता है। आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को कोई आपकी भी मदद करने के लिए आगे आएगा। सतर्क रहिए, समझिए इस कार्यशैली को। नमस्कार।